हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दामिनी। स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्ट पेपर लाइव पैरामेडिकल क्लासेस में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टिगेशंस ऑफ बाइलरी सिस्टम। ठीक है, आपने यूरिनरी सिस्टम की इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पढ़ लिया। उसके अलावा जो आपके जीआईटी यानी कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो सिस्टम थे उनके बारे में आपने पढ़ लिया। ठीक है, और उसके अलावा आपने डीसीजी पढ़ लिया, एचएसजी पढ़ लिया, यानी कि कुछ जो स्पेशल जो इन्वेस्टिगेशन थे उनके बारे में आपने पढ़ाई कर ली। ठीक है, अब अपन जो इन्वेस्टिगेशंस पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? बाइलरी सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो बाइलरी जो सिस्टम है, बिलियरी जो सिस्टम है आपका, उनके लिए आप यानी कि बाइल डक्ट को देखने के लिए आप कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस करते हो उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, राहुल चौधरी हेलो, संदीप बाजिया हेलो, राजेंद्र राजपूत गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले अपन किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? बाइलरी सिस्टम। ठीक है, ये देखो, ये है आपका बाइलरी सिस्टम। ठीक है, कोर्स होने ही वाला है राहुल चौधरी, अभी तो बहुत ज्यादा है कोर्स, अभी तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस बचे हुए हैं अपने। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है अपना बाइलरी सिस्टम? क्या है ये? बिलियरी सिस्टम भी कुछ लोग बोलते हैं इसे, तो वो सेम ही है, बस प्रोनाउंसिएशन का वो है। ठीक है, कुछ बाइलरी बोल देते हैं, कुछ बिलियरी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका बाइलरी बिलियरी सिस्टम। ठीक है, ये है आपका लीवर। क्या है ये? लीवर है ये। ठीक है, ये जो एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है ये वाली, है ना, ये क्या है? गॉल ब्लैडर। क्या है ये? गॉल ब्लैडर है। उसके बाद में ये जो डक्ट आपको नजर आ रहा है, ये जो ट्यूब नजर आ रही है ना, ये पाइप जो है छोटा सा, ये है आपका सिस्टिक डक्ट। ठीक है, उसके बाद यहां से आपका स्टमक स्टार्ट हो जाता है, ये आपकी इसोफिगस आ रही है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद ये जो है, ये येलो येलो जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये क्या है? पेनक्रियाज। क्या है ये पेनक्रियाज है। ठीक है, स्टमक यहाँ पे अपना खत्म हो रहा है और इसके जस्ट यहाँ पे एक डक्ट की ओपनिंग हो रही है। ठीक है, और इससे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट है। ठीक है, और ये क्या है आपका? कॉमन बाइल डक्ट, यानी कि आप इसे बोल सकते हो सीबीडी। ठीक है, क्या है? सीबीडी यानी कि कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लो। अपन जो अब स्टडी करने वाले हैं बस वो यहीं से स्टार्ट होगी, आपके डक्ट वगैरह से ही। ठीक है, चलो तो चलो अपन स्टडी करेंगे। अभी जो अपन सबसे पहले जिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है आपका टेंशन मत लो, आरपीएमसी जब भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी आप फिक्र मत करो उस चीज की बिल्कुल भी। ठीक है ना, अभी आरपीएमसी का कोई प्लान नहीं है आप लोगों के एग्जाम कंडक्ट करवाने का। कौन से बैच से हो राहुल चौधरी? 18-19 से हो या 19-20 से हो? जल्दी बताओ एक बार, 18-19 से या 19-20? ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? टी ट्यूब कॉलेंजियोग्राफी। ठीक है, किसके बारे में आप पढ़ोगे? टी ट्यूब कॉलेंजियोग्राफी। ठीक है, किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं अपन? टी ट्यूब कॉलेंजियोग्राफी के बारे में। ठीक है, या फिर आप इसको एक दूसरा नाम अगर आप इसे बोलो तो एक नाम से और जानते हैं आप इसको, इसका दूसरा नाम है पोस्ट ऑपरेटिव कॉलेंजियोग्राफी। ठीक है,
पोस्ट ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी। कोई बात नहीं, 2018-19 से हो आप, ठीक है। अभी एग्जाम नहीं होंगे आप लोगों के, एग्जाम ऑलमोस्ट अप्रैल तक होंगे, ठीक है। चलिए, तो टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी या फिर आज का जो दूसरा नाम है वो क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी। टी ट्यूब के नाम से भी आप इसे बोल सकते हो और पोस्ट ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी के नाम से भी आप इसे जान सकते हो, ठीक है। टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी, एक चीज के बारे में जानना होगा, कोलेसिस्टेक्टोमी, ठीक है। कोलेसिस्टेक्टोमी, ठीक है। कोलेसिस्टेक्टोमी क्या होती है, कोलेसिस्टेक्टोमी यानी कि जब आपका गोल ब्लैडर है, ठीक है, गोल ब्लैडर के अंदर जब गॉल स्टोन का मतलब यानी कि पथरी अगर हो गई है किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर के अंदर जब स्टोन हो जाता है, गोल स्टोन हो जाता है, यानी कि अपन जिसे बोलते हैं कॉलीलिथियासिस, ठीक है। गॉल ब्लैडर के अंदर अगर पथरी हो गई है, गॉल स्टोन हो गया है, तो कॉलीलिथियासिस अपन उसे बोलते हैं, ठीक है। तो अगर गॉल ब्लैडर के अंदर अगर पथरी हो गई है, ठीक है, अगर आपके यूरिनरी सिस्टम में अगर कोई स्टोन हो रहा है, ठीक है, अगर कोई कैलकुलस हो रही है, तो अपन तो उसमें तो क्या करते हैं कि जैसे कि बहुत सारे जैसे कि ट्रीटमेंट होते हैं, बहुत सारे देसी नुस्खे हैं, देसी इलाज हैं, ठीक है, उनको करके या फिर वाटर के थ्रू, ठीक है, वाटर की अमाउंट बढ़ा के बॉडी के अंदर तो रिमूव हो जाता है, ठीक है, अगर छोटा मोटा अगर अगर स्टोन है तो, ठीक है। बट अगर स्टोन का साइज ज्यादा है, ठीक है, किसके अंदर, यूरिनरी सिस्टम में, तो हो सकता है कि उन केसेस में आपको सर्जरी करवानी पड़े, ठीक है। बट अगर गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है, एक होता है यूरिनरी ब्लैडर और एक होता है गॉल ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर होता है आपका यूरिनरी सिस्टम के अंदर और गॉल ब्लैडर होता है आपका बिलियरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। कि अगर गॉल ब्लैडर के अंदर गॉल स्टोन हो गया है, कॉलीलिथियासिस की अगर कंडीशन आ गई है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है कि अपन को सर्जरी करवानी पड़ती है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। और जब ऑपरेशन अपन करवाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि ऐसा नहीं कि गॉल स्टोन को निकाल के और अलग कर दिया, ठीक है। उस कंडीशन में जो गॉल ब्लैडर होता है, पूरा ही गॉल ब्लैडर को निकाला जाता है, ठीक है। और गॉल ब्लैडर का काम क्या है आपको पता है, बॉडी के अंदर बाइल बनाना, ठीक है। बाइल बनाने का जो काम है, बाइल का जो प्रोटेक्शन जो काम है, वो लीवर तो है और लीवर के साथ में गॉल ब्लैडर का मेन काम है ये, ठीक है। तो उसके बाद में फिर अपन को एडवाइस किया जाता है कि भाई फैटी चीजें आपको नहीं खानी, ठीक है, जो इनडाइजेस्टेबल जो फूड है वो नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि फैटी चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए उसमें बाइल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ठीक है। बट आपका गॉल ब्लैडर बाहर निकल चुका है, ठीक है, तो जो फैट है वो डाइजेस्ट नहीं होगी, ठीक है, वो जमेगी आपकी बॉडी के अंदर। तो इसीलिए गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होने के बाद में अपन को सबसे पहले ये एडवाइजरी दी जाती है, ठीक है। तो कोलेसिस्टेक्टोमी की अपन बात कर रहे हैं, तो कोलेसिस्टेक्टोमी क्या होता है कि जब गॉल ब्लैडर के अंदर गॉल स्टोन हो गई है, यानी कि पथरी हो गई है, ठीक है, कॉलीलिथियासिस आप उसे बोलोगे अगर एक साइंटिफिक अगर एक टर्म अपन यूज करें तो, ठीक है। पढ़ाएंगे सब पढ़ाएंगे राजेंद्र राजपूत, टेंशन मत लो आप, ठीक है। कोलेसिस्टेक्टोमी का मतलब है कि जब गॉल ब्लैडर के अंदर गॉल स्टोन हो गया है, कॉलीलिथियासिस हो गया है, तो आप उसे ऑपरेशन करवाओगे, यानी कि उसकी सर्जरी करवाओगे, ठीक है। तो उस सर्जरी को क्या बोला जाता है, कोलेसिस्टेक्टोमी, ठीक है। कोलेसिस्टेक्टोमी क्या होती है, सर्जरी ऑफ कोलेलिथियासिस, यानी कि आप इसे बोल सकते हो गॉल स्टोन, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कोलेसिस्टेक्टोमी। कोलेसिस्टेक्टोमी क्या होता है कि आप तो एक सीधे सीधे वर्ड में इसे याद रखो। कोई किसी ने क्वेश्चन पुटअप किया कि भाई कोलेसिस्टेक्टोमी क्या होता है, तो सीधा सा आंसर देना है आपको कि जब गॉल ब्लैडर के अंदर गॉल स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, तो उसको रिमूव करवाते हैं अपन, ऑपरेशन करवाते हैं, और वो जो सर्जरी है उस सर्जरी को अपन क्या बोलते हैं, कोलेसिस्टेक्टोमी, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी कोलेसिस्टेक्टोमी की, ठीक है। अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि जो टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी है
वो किस लिए करवाई जा रही है, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका परिचय क्या है, कि ये है क्या। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए टी ट्यूब, a T tube is left in the common bile duct, common bile duct at the time of surgery, time of surgery known as cholecystectomy। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या बताना है, इट इज ए नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है इसके अंदर, जो बाइल डक्ट है, ठीक है, इनटू बाइल डक्ट कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस्ड थ्रू टी ट्यूब। ठीक है, special type of radiological investigation। ठीक है, समझो अब चीज को। राहुल चौधरी बिल्कुल भी टेंशन मत लो आप, बस जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप तो बिल्कुल उस पर ध्यान दो बस। ठीक है, और कुछ भी सोचने की या समझने की जरूरत नहीं है आपको, उसके लिए हम बैठे हैं। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की, किसका इंट्रोडक्शन, टी ट्यूब कॉलेंजियोग्राफी का। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि भाई जो टी ट्यूब आप इसको बोल रहे हो, टी ट्यूब कॉलेंजियोग्राफी, ये इसको आप क्यों बोल रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई जब कोलेसिस्टेक्टोमी होती है, यानी कि जब सर्जरी होती है किसकी, गॉल ब्लैडर की। क्यों, क्योंकि गॉल ब्लैडर के अंदर क्या हो गया है, गॉल स्टोन हो गया है, पथरी हो गई है, तो उसको रिमूव किया जाता है। और उसके रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं अपन, उसे क्या बोलते हैं, कोलेसिस्टेक्टोमी। ठीक है, तो जब कोलेसिस्टेक्टोमी किया जाता है तो जो अपना कॉमन बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट मतलब आप इसे बोल सकते हो सीबीडी। ठीक है, यानी कि जो सिस्टिक डक्ट और जो हिपैटिक डक्ट है, ठीक है, उनका जो मेल जो हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो कॉमन बाइल डक्ट है उसके अंदर क्या छोड़ दी जाती है, एक टी ट्यूब छोड़ दी जाती है। ठीक है, टी ट्यूब छोड़ दी जाती है, क्यों छोड़ दी जाती है, ये टी ट्यूब छोड़ दी जाती है ड्रेनेज के लिए। ठीक है, कि बाइल तो बनेगा, लीवर तो बाइल बनाएगा। ठीक है, तो जो लीवर बाइल बना रहा है तो ड्रेनेज होगा। ठीक है, अगर वहां पे कोई ड्रेनेज सिस्टम आपने नहीं लगाया डक्ट के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, डक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ऑब्स्ट्रक्ट ना आए, इसीलिए जो कॉमन बाइल डक्ट है उसके अंदर एक टी ट्यूब लगा दी जाती है, एक टी शेप की ट्यूब होती है, उसको लगा दिया जाता है और उसके अंदर से जो भी बाइल जो बन रहा है, ठीक है, उसका ड्रेनेज होता रहता है आउटसाइड दी बॉडी। ठीक है, ये काम कब किया जाता है, सर्जरी के दौरान। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है कि अब जो टी ट्यूब है वो ऐसा तो है नहीं कि आपकी बॉडी के अंदर पड़ी रहेगी। ठीक है, अब आपको देखना भी है कि भाई ऑब्स्ट्रक्शन कितना है, या फिर हिपेटिक डक्ट में कितना ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, या फिर अगर कोई फ्रेगमेंट, अगर यानी कि ऑपरेशन के बाद भी, सर्जरी के बाद में भी अगर कोई स्टोन का फ्रेगमेंट रह गया है, स्टोन का कोई टुकड़ा बच गया है किसी बाइल डक्ट में। ठीक है, कैंसर सेल्स तो यहाँ पे नहीं बन गई है। ठीक है, तो इन सब चीजों को जानने के लिए अपन क्या करते हैं, टी ट्यूब कॉलेंजियोग्राफी। ठीक है, इट इज ए नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर की जो लाइन है वो अपन ने यूज की है टी ट्यूब कॉलेंजियोग्राफी के लिए, ना कि कोलेसिस्टेक्टोमी के लिए। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है,
कि बाइल डक्ट में, ठीक है, जो बाइल डक्ट है, जो कॉमन बाइल डक्ट है, उसके अंदर जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उसको क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, थ्रू टी ट्यूब, ठीक है। टी ट्यूब के द्वारा जो कॉमन बाइल डक्ट है उसके अंदर क्या किया जाता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस किया जाता है और वेरियस जो रेडियोग्राफ्स हैं वो ले लिए जाते हैं, ठीक है। एक स्पेशल टाइप का क्या है, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। वापस से समझो इसका इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताना है कि जब कोलेसिस्टेक्टोमी सर्जरी होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे यानी कि ड्रेनेज के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए यानी कि बाइल डक्ट के अंदर एक टी ट्यूब लगा के छोड़ दिया जाता है ड्रेनेज के लिए। अगर ड्रेनेज नहीं होगा बाइल का तो क्या होगा, आपकी जो बाइल डक्ट है वो क्या हो जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, उनके अंदर क्या आ जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अपन टी ट्यूब लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या किया जाता है कि टी ट्यूब के थ्रू कॉन्ट्रास्ट मीडिया को बाइल डक्ट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अगर बाइल डक्ट में कोई एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस हो गई है तो उसको देखने के लिए, अब वो एबनॉर्मलिटी है वो क्या क्या हो सकती है, ये अपन पढ़ेंगे किसके अंदर, इंडिकेशंस के अंदर, ठीक है। कि इंडिकेशंस में यानी कि जो एबनॉर्मलिटी की आप बात कर रहे हो बार बार वो क्या होती है, ठीक है। चलो, तो क्या है सबसे पहले इंडिकेशन, ठीक है। तो इंडिकेशन में सबसे पहले आपको क्या बताना है, टू सी द ब्लॉकेज, टू सी द ब्लॉकेज इन द सीबीडी यानी कि कॉमन बाइल डक्ट और हिपैटिक डक्ट, ठीक है। उसके बाद टू सी द स्टोन और स्टोन फ्रेगमेंट, स्टोन फ्रेगमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, स्टोन फ्रेगमेंट्स इन दी डक्ट आफ्टर सर्जरी, कि सर्जरी आपने कर दी बट उसके बाद भी अगर कोई स्टोन का टुकड़ा बाइल डक्ट में रह गया है या वहां पे चला गया है, कोई भी इश्यू हो सकता है उसका, ठीक है। उसके बाद बाइल डक्ट कैंसर, कि बाइल डक्ट का कैंसर हो गया है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, पीलिया हो गया है। जॉन्डिस में क्या होता है, आपका लीवर अफेक्ट होता है ना, तो जॉन्डिस है। उसके बाद एनी बिलियरी बाइलरी लीकेज, ठीक है। ये कुछ इंडिकेशंस हैं जो आप पढ़ते हो किसके अंदर, टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी के अंदर, ठीक है। कि टू सी द ब्लॉकेज इन द सीबीडी और हिपैटिक डक्ट, ठीक है, कि जो कॉमन बाइल डक्ट है और जो हिपैटिक डक्ट है अगर उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई ब्लॉकेज आ गया है, ठीक है, तो उसको देखने के लिए टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी की जाती है। उसके बाद टू सी द स्टोन और स्टोन फ्रेगमेंट्स इन द बाइल डक्ट आफ्टर सर्जरी, कि ठीक है कि कोलेसिस्टेक्टोमी तो आपने कर दिया, गॉल ब्लैडर की सर्जरी तो आपने कर दी, ठीक है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर बाइल डक्ट के अंदर मान लो सर्जरी के बाद में भी अगर वहां पे कोई स्टोन बचा हुआ है या फिर कोई स्टोन फ्रेगमेंट अगर कोई बचा हुआ है, कोई स्टोन का टुकड़ा अगर वहां पे कोई रह गया है, कोई कण अगर रह गया है, तो उसको देखने के लिए, ठीक है। बाइल डक्ट कैंसर, ठीक है, बाइल डक्ट का कैंसर हो गया है, मैलिग्नेंसी वहां प्रोड्यूस हो गई है, मैलिग्नेंसी है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी कि पीलिया और एनी बाइलरी लीकेज, ठीक है। एनी बाइलरी लीकेज का मतलब कि जब आपकी सर्जरी हुई, ठीक है, जब आपने सर्जरी की गॉल ब्लैडर की, ठीक है, तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपके जो डक्ट है वो रप्चर हो जाए, ठीक है। और अगर वो रप्चर हो गए हैं तो टी ट्यूब तो आपने लगाई है ड्रेनेज सिस्टम के लिए कि जो टी ट्यूब के थ्रू बाइल का ड्रेनेज होता है हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर उसमें अगर डक्ट के अंदर
कोई पंक्चर हो गया या फिर कोई होल बन गया है, किसी तरीके की कोई इंजरी हो गई है, ठीक है, तो वो जो यानी कि जो ड्रेनेज है वो सीधा टी ट्यूब में ना होके और वो कहाँ जाएगा, आपकी डियोडोनम में जाएगा, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी करते हैं। किस किस चीज को देखने के लिए करते हैं, अगर ब्लॉकेज है कहाँ पे, सीबीडी और हिपैटिक डक्ट में, आपके कॉमन बाइल डक्ट के अंदर और हिपैटिक डक्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज है उसको देखने के लिए, ठीक है। सर्जरी के बाद में अगर बाइल डक्ट के अंदर कोई स्टोन रह गया है या फिर कोई स्टोन फ्रेगमेंट अभी भी बचा हुआ है तो उसको देखने के लिए, बाइल डक्ट के कैंसर को देखने के लिए, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी कि एक तरीके से पीलिया यानी कि आपका जो लिवर है वो जो अफेक्ट हो गया है बहुत ज्यादा, ठीक है, उसको देखने के लिए, जैसे कि, और उसके साथ में एनीबिलियरी लीकेज यानी कि जो लीकेज है, यानी कि अगर कोई आपकी जो डक्ट है वो अगर रप्चर हो गया है, ठीक है, सर्जरी के दौरान, तो जो लीकेज है वो डायरेक्ट आपकी टी ट्यूब में ना होके और कहाँ पे होगा, वो डियोडोनम में जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखने के लिए अपन क्या करते हैं, टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है। चलो अब अपन बात करेंगे, यहाँ पे इंडिकेशंस आपने पढ़ लिए, अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, भाई आप सर्जरी तो कर रहे हो यानी कि आप प्रोसीजर तो परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सबसे पहले एएसटी पॉजिटिव, ठीक है, एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया, उसके बाद एक्यूट इन्फ्लामेशन, ठीक है, उसके बाद प्रेगनेंसी, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, कुछ नॉर्मल से कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, कुछ खास इसमें स्पेशल नहीं है। क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एएससी पॉजिटिव कि पेशेंट का जो एंटी सेंसिटिव टेस्ट जो आपने किया है कॉन्ट्रास्ट को लेके वो अगर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी है, ठीक है, उसे कोई सीवियर रिएक्शन हो चुका है पहले भी, तो आप उस केस में भी चांस नहीं लोगे कि उसे आप वापस से कॉन्ट्रास्ट दे चुके। बिल्कुल राहुल चौधरी, अपन लिख सकते हैं यहाँ पे आरएफटी एबनॉर्मल, कोई इशू नहीं, ठीक है। उसके बाद एक्यूट इन्फ्लामेशन की इन्फ्लामेशन है, ठीक है, किसके अंदर, आपके डक्ट के अंदर, उसके बाद सूजन आ रही है यानी कि आपके उस एरिया में, ठीक है। और उसके बाद प्रेगनेंसी और आरएफटी एबनॉर्मल यानी कि रीनल फंक्शन जो टेस्ट है वो क्या आ रहा है, एबनॉर्मल आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में भी आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया पेशेंट को नहीं दोगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज आप नहीं करोगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि भाई कॉन्ट्रास्ट सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है, अब आपको पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट देना है, तो उसके लिए आप क्या चूज करोगे कि कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया आपको पेशेंट को देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन चूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, LOCM यानी कि लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है। ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में अपन डिफाइन से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। कॉन्ट्रास्ट मीडिया का पूरा एक चैप्टर है, ये भी काफी अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में और कंपटीशन में दोनों में ही काफी जो क्वेश्चंस हैं ये आते हैं, ठीक है। हाँ, इंजरी लिख सकते हो आप, बिल्कुल इंजरी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाइल डक्ट की इंजरी आप लिख सकते हो, बाकी आउटर साइड की इंजरी के बारे में आप इसमें मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे कौन सा देंगे, यूरोग्राफिन, यूरोग्राफिन 60% वेट पर वॉल्यूम, और इसको अपन डाइल्यूट करेंगे किसके साथ में, डाइल्यूटेड विद NS। NS का मतलब समझते हो क्या होता है, नॉर्मल सलाइन, ठीक है। और अगर आप इसकी डोज की बात करें कि मैम कितना रखना है, डोज किस हिसाब से देंगे, तो लगभग इसमें आप एक पेशेंट के अंदर 20 से 30 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया आपको यूज करना है, यहाँ पे LOCM यानी कि लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करना है। उसके अलावा आपको क्या देना है, यानी कि कौन सा एक स्पेसिफिक अगर कॉन्ट्रास्ट मीडिया की आप उनको बात करें कि भाई हमें वो वाला कॉन्ट्रास्ट मीडिया लाके दो, तो उसमें आप कौन सा यूज करोगे,
यूरोग्राफिन, ठीक है। यूरोग्राफिन 60% वेट पर वॉल्यूम आपको यूज करना है, ठीक है। डाइल्यूट करना है इसको किसके साथ में, एनएस के साथ में, ठीक है। एनएस के साथ में इसको डाइल्यूट करते हैं अपन, थोड़ा सा पतला करके इसको देते हैं, ठीक है। और डोज की अगर बात करें तो कितना लेना है आपको, 20 से 30 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपके कॉन्ट्रास्ट मीडिया की बात कि आप कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब अपन क्या पढ़ेंगे, इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है अपन को। बताइए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे। फ्लोरोस्कोपिक यूनिट चाहिए आपको, स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, ठीक है। और क्या चाहिएगा, ग्लव्स चाहिए, सिरिंज, ठीक है, गॉज, पीस, और गॉज पीस, और क्या जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे, आर्टरी फोर्सेप्स की अपन को रिक्वायरमेंट पड़ सकती है यहाँ पे। एक एक्सटेंशन ट्यूब आपको चाहिएगी, ठीक है। एक्सटेंशन ट्यूब आपको चाहिए, और लेडेप्रिन की भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। और क्या लगेगा इसके अंदर, एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस लगेंगे, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, या फिर आप टैबलेट का यूज कर सकते हो। जनरली अपन यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन जो यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं, जेंटामाइसिन और अमाइकासिन, ठीक है। कौन कौन से यूज करते हैं यहाँ पे अपन, जेंटामाइसिन और अमाइकासिन, ठीक है। ये दो जनरली एंटीबायोटिक्स हैं जिनका अपन यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए तो कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए आपको यहाँ पे, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट चाहिए, ठीक है। फ्लोरोस्कोपिक यूनिट की रिक्वायरमेंट है आपको। और क्या चाहिए, स्पोर्ट फिल्म डिवाइस चाहिए आपको, ठीक है। ग्लव्स चाहिए आपको खुद के प्रोटेक्शन के लिए, सिरिंज चाहिएगी, ठीक है। 20 ml सिरिंज की रिक्वायरमेंट होती है अपन को यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया आप ऐसा तो है नहीं कि 20 ml से 30 ml अगर अपन यूज कर सकते हैं तो कि भाई आप तो 30 ml ही लोगे, ठीक है। अगर 20 से 30 ml अगर अपन यूज कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी एक मैक्सिमम मतलब लिमिट है ये, कि अगर इससे ज्यादा आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया पेशेंट को नहीं दे सकते। तो जनरली अपन जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया लेते हैं वो 10 ml या 15 ml, ठीक है, 8 ml 7 ml, इसके अकॉर्डिंग अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया लेते हैं, ठीक है। और उसको डाइल्यूट करते हैं किसके साथ, एनएस के साथ में, ठीक है। यानी कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया लोगे और उसके साथ में उसके अंदर एनएस आप फिल करोगे, और उसके साथ में अपन एंटीबायोटिक्स का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मिला के अपन पेशेंट को देते हैं, ठीक है। उसके बाद गॉज पीस, ठीक है, गॉज पीस आपको चाहिए, ठीक है। आर्टरी फोर्सेप आपको चाहिए, कि एक्सटेंशन ट्यूब, ठीक है। एक्सटेंशन ट्यूब का मतलब, एक्सटेंशन का मतलब होता है कि एक तरीके से कैसे बताएं, एक्सटेंशन जैसे आप घर में भी यूज करते हो कि जैसे कि एक केबल जैसी होती है, यानी कि एक जगह से, यानी कि डिस्टेंस पे मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो एक्सटेंशन ट्यूब जो होती है वो भी अपन जैसे कि जैसे कि जैसे आपने टी ट्यूब अगर पेशेंट के अंदर लगाई है और टी ट्यूब का अगर साइज छोटा है, आप उसके अंदर से कॉन्ट्रास्ट मीडिया पेशेंट में नहीं डाल सकते, तो एक्सटेंशन ट्यूब होती है, तो उसको आप कनेक्ट करके उसमें और कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में लेडेप्रिन चाहिए, कई बार आपको पेशेंट के पास में खड़े रहना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको सिक्योरिटी पर्पज के लिए खुद के रेडिएशन जो टेक्नोलॉजिस्ट है या फिर रेडियोग्राफर है उसके पर्पज के लिए आपको नहीं है, सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से। और उसके बाद एंटीबायोटिक इंजेक्शन या फिर अपन टैबलेट्स का यूज करते हैं, बट टैबलेट का यूज अपन करते नहीं है जनरली, क्योंकि टैबलेट क्या है कि टैबलेट्स को वर्क करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है।
तो इसलिए अपन इंजेक्शंस का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंजेक्शंस क्या है, मतलब डायरेक्टली ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होते हैं और जो भी उनका जो ड्रग एरिया यानी कि जो उनकी साइट है वो वहां पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बट जो टैबलेट लेते हैं अपन वो पेट में जाती है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगी, फिर वो साइट पे पहुंचेगी, ठीक है, तो वो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए अपन इंजेक्शंस का ज्यादा यूज करते हैं, इंजेक्शंस को प्रायोरिटी पे अपन रखते हैं कि अगर अपन इंजेक्शन यूज करना है या टैबलेट यूज करनी है तो उसमें से इंजेक्शंस को अपन फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद टैबलेट को, ठीक है। और जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पे वो कौन से यूज करते हैं, जेंटामाइसिन या फिर अमाइकासिन का यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, आपके इक्विपमेंट हो गए जिनका आप यूज करोगे किसके अंदर, टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी के अंदर। क्या क्या यूज करोगे, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट का यूज करोगे, स्पोर्ट फिल्म डिवाइस यूज करोगे, ग्लव्स यूज करोगे, सिरिंज यूज करोगे, गॉज पीस, आर्टरी फोर्सेप्स, एक्सटेंशन ट्यूब, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या चाहिए, यहाँ पे लेड एप्रिन की रिक्वायरमेंट है और एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस की आपको क्या पड़ेगी, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है आपके इक्विपमेंट, ठीक है। क्या क्या पढ़ा आपने, इंडिकेशंस के बारे में पढ़ा, फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में पढ़ा, फिर कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में पढ़ा, इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। सारी चीजें आपकी रेडी हैं, अब तो बस आपको किसके आने की देर है, पेशेंट की। अब पेशेंट को बुलाओ जल्दी से और उसकी प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो पेशेंट की प्रिपरेशन आपको करनी है, चलिए पेशेंट आ गया अपना, फटाफट से प्रिपरेशन कर दो, इसकी तैयार करो, इसको प्रोसीजर करना है आपको, ठीक है। पेशेंट प्रिपरेशन, ठीक है। तो पेशेंट प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स प्रायर टू द प्रोसीजर्स, ठीक है। प्रोफिलैक्टिक एक नया वर्ड मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। प्रोफिलैक्टिक्स एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं कि ऐसे एंटीबायोटिक्स यानी कि एंटीबायोटिक्स को भी अपन बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, फार्मा के अंदर। तो प्रोफिलैक्टिक जो एंटीबायोटिक्स है वो ये होते हैं कि अगर कोई भी सर्जरी आप करने जा रहे हो, ठीक है, सर्जरी से पहले, ठीक है, तो अगर उस टाइम पे अगर कभी कोई एंटीबायोटिक्स का आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उनको आप क्या बोलते हो, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स, ठीक है। उसके बाद में फास्टिंग फ्रॉम सॉलिड फॉर 4 आवर्स टू द प्रोसीजर, ठीक है, कि पेशेंट को फास्टिंग रखनी है आपकी किससे, ओनली सॉलिड से, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल फास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना कि पेशेंट को लगभग 4 घंटे तक आपको कोई भी सॉलिड नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद चेक फॉर द रेडियोग्राफ, सीटी, एमआरआई एंड यूएसजी रिपोर्ट। यूएसजी रिपोर्ट इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट की जब टी ट्यूब यानी कि जब उसकी कॉलेसिस्टेक्टोमी हुआ था, तो कॉलेसिस्टेक्टोमी के दौरान यानी कि उसकी सर्जरी के दौरान जो भी उसके डिस्क्रिप्शन थे या भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए थे, या जो भी उसकी सीटी स्कैन की अगर कोई रिपोर्ट है या एमआरआई की कोई रिपोर्ट है, अगर उसका यूएसजी अगर पहले हुआ है, ठीक है, तो ये जितने भी उसकी रिपोर्ट्स हैं वो आपको क्या करनी है, चेक करनी है, उनको देखना है, उनको स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना भी है कि भाई जो टी ट्यूब है उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, वो एक्सरे के अंदर, एमआरआई के अंदर सारी चीजें अपन को नजर आ जाती हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आपको सारी चीजें पेशेंट की चेक करनी है, ठीक है। क्या क्या चेक करना है, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स दे देनी है पेशेंट को, उसके बाद में फास्टिंग देना है पेशेंट को, लगभग 4 घंटे की पेशेंट की फास्टिंग चाहिए अपन को, किससे, ओनली सॉलिड से। और सॉलिड्स में जनरली यहाँ पे जो बाइलरी सिस्टम है, तो बाइलरी सिस्टम के अंदर जो फैटी जो चीजें होती हैं उनको अवॉइड किया जाता है, ठीक है। फैटी चीजें यानी कि फैट वाली जो चीजें हैं जैसे कि ऑयल, घी, ठीक है, जो ऐसी जो चीजें होती हैं उनको क्या करते हैं अपन, अवॉइड करते हैं। क्यों, क्योंकि इनको डाइजेस्ट होने में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से ये बहुत टाइम तक बॉडी के अंदर पड़ी रहती है, जम जाती है, ठीक है। तो इसलिए जब ऐसे जो बाइलरी सिस्टम के जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उनमें सभी में अपन ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को जो फैटी चीजें हैं, ठीक है, वो कम से कम दी जाए, ठीक है। उसके बाद में चेक द रेडियोग्राफ्स, ठीक है, पेशेंट के एक्सरे, सीटी स्कैन रिपोर्ट, एमआरआई रिपोर्ट, यूएसजी रिपोर्ट, या फिर और कोई उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है, डॉक्टर ने क्या प्रेस्क्राइब किया, क्या प्रेस्क्राइब नहीं किया, यानी कि एक तरीके से टोटल ऑल ओवर आपको पेशेंट की जो हिस्ट्री है, जो ऑल रिपोर्ट्स है,
उनका सारा डेटा आपको चेक कर लेना है। ठीक है, आपका पेशेंट भी रेडी है और आप भी रेडी हो। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, क्योंकि सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब आपको देरी किसकी है, प्रोसीजर की देरी है। प्रोसीजर स्टार्ट कर दो जल्दी से, फटाफट से। ठीक है, तो चलो प्रोसीजर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, एग्जामिनेशन इज परफॉर्म्ड 7 to 10th days पोस्ट ऑपरेटिव डे। ठीक है, टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी जो है, ठीक है, मैम साइड हो जाए करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे, लिख नहीं पाते हैं तो राजेंद्र राजपूत लिखने की क्या जरूरत है, जब आप दोबारा से इसे पढ़ते हो तो आप नोट्स बना लिया करो आपकी कॉपी में। ठीक है, बट आप लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कॉपी पेन लेके बैठ रहे हो तो आपका माइंड भी चलेगा और हाथ भी चलेगा, अच्छी बात है ये भी। ठीक है, तो ठीक है, मैं साइड में हो जाऊंगी। ओके, ठीक है, प्रोसीजर। तो एग्जामिनेशन इज परफॉर्म्ड 7 to 10 days पोस्ट ऑपरेटिव डेज। ठीक है, कि यानी कि टी ट्यूब जो कोलेंजियोग्राफी है, टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी या फिर पोस्ट ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी आप इसे बोल रहे हो, दो वर्ड अपन यूज करते हैं। ठीक है, बाइलरी सिस्टम के अंदर दो वर्ड यूज करेंगे, एक तो होता है पोस्ट और एक होता है प्री। यानी कि प्री ऑपरेटिव का मतलब कि ऑपरेशन से पहले, ठीक है, और पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब ऑपरेशन के बाद में। ठीक है, तो जो टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी है वो ऑपरेशन के, जब कोलेसिस्टेक्टोमी हुई यानी कि गॉल ब्लैडर को रिमूव किया, उसके हमेशा 7 से 10 दिन के बाद में ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, बिल्कुल ऐसा करते हो। तो ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक चीज है यहाँ पे याद रखने वाली। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि अभी AERB का एग्जाम हुआ था तो उसके अंदर पूछा गया था कि जो टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी है उसको कब परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको आंसर करना है कि 7 से 10 दिन बाद आप इसको परफॉर्म करते हो। ठीक है, और ये भी चीज ध्यान रखना कि जैसे मान लो उन्होंने 7 से 10 दिन का डेटा तो दिया, मतलब उन्होंने नहीं दिया, 7 से 10 दिन का डेटा नहीं दिया। ठीक है, या तो उन्होंने 7 दिन से मतलब 10 दिन से पहले का डेटा दे दिया, या फिर उन्होंने लिख दिया 11 दिन। ठीक है, तो 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन, मान लो ऐसे कोई ऑप्शन दे दिया उन्होंने। ठीक है, तो आपको इसके आसपास का जो डेटा है वो उस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, कई बार एग्जामिनेशन में एग्जामिनर क्या करते हैं, क्वेश्चन को इस तरह से घुमा देते हैं कि जो फिक्स जो डेटा है वो डेटा ना देके और वो कुछ अलग डेटा दे देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो डेटा, आपको तो ध्यान है कि डेटा ये है हमारा, तो उसके आसपास का जो डेटा है, ठीक है, वो ही आपको क्लिक करके आना है। ठीक है, तो उसमें अगर उन्होंने नन नहीं दिया है ऑप्शन में तो नन क्लिक कर दोगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बट उन्होंने नन आपको नहीं दिया और उसके आसपास का अगर डेटा दिया है तो आप आसपास की डिजिट देखोगे कि भाई 10 के बाद में 11 ही आता है। ठीक है, तो ऐसा तो कोई फिक्स है नहीं कि भाई 10वें दिन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि 11वें दिन भी हो जाए। ठीक है, तो 11वें दिन पे आप क्लिक कर सकते हो, कोई आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी, पोस्ट ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी हमेशा कोलेसिस्टेक्टोमी के सर्जरी के 7 से 10 दिन के बाद में परफॉर्म की जाती है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ग्लॉन्स ऑफ बाइलरी ट्रैक्ट इज चेक्ड अंडर द फ्लोरो गाइडेंस। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले जो बाइलरी ट्रैक है, ठीक है, बाइलरी ट्रैक को क्या करना है, आपको चेक करना है किसके अंदर, फ्लोरो गाइडेंस में। ठीक है, कि बाइलरी जो ट्रैक है यानी कि एक तरीके से उसकी जो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है टी ट्यूब की, यानी कि आपको टी ट्यूब को भी तो देखना है ना कि 7 से 10 दिन में टी ट्यूब का क्या हाल है, वो ठीक से अपनी जगह सिचुएटेड है या फिर नहीं है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आपको उस पूरे सिस्टम को क्या करना है, चेक करना है, एक प्लेन फिल्म लेनी है, ऐसे समझ लो आप तो बस। ठीक है, उसके बाद टी ट्यूब इज क्लैम्प्ड टू स्टॉप बैक फ्लो ऑफ कंट्रास्ट मीडिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, यूजिंग प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक ए डाइल्यूट कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड इनटू द बाइलरी ट्रैक थ्रू टी ट्यूब। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है आपको कि यूजिंग प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक। ठीक है, आपके हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, आपके हाथ सैनिटाइज होने चाहिए, मुंह पे मास्क होना चाहिए। ठीक है,
पेशेंट के जो आसपास का एरिया है आप उसे क्लीन कर दोगे बीटाडीन से, सैवलॉन से, ठीक है, स्प्रिट से, ठीक है। प्रॉपर अच्छी जो टेक्निक है, स्टेराइल जो टेक्निक है, उनको आपको यूज करते हुए, ऐसा नहीं कि बस ग्लव्स वगैरह पहनी नहीं है और ऐसे ही हाथ है और लाओ लाओ हम करेंगे, बस फटाफट से उसका कर करा के कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप भी अफेक्ट होंगे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बॉडी के ऊपर, क्योंकि पेशेंट नहाया नहीं है 7-8 दिन से, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके पास में, ठीक है, क्योंकि पेशेंट की सर्जरी हुई है, ठीक है। तो उससे आप भी अफेक्ट होंगे और उसके साथ साथ में हो सकता है कि आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं तो आपकी बॉडी भी अफेक्ट है, या फिर हो सकता है कि आपसे कोई डिजीज पेशेंट को चली जाए, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, स्टेराइल टेक्निक्स का आपको यूज करना है। और उसमें क्या करना है आपको, स्टेराइल टेक्निक्स, ए डाइल्यूट कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड इनटू द बाइलरी ट्रैक्ट थ्रू टी ट्यूब, ठीक है। क्या करना है कि इंजेक्शन लेना है, इंजेक्शन के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया फिल करना है और उसके बाद में उसको डाइल्यूट करना है, किससे, नॉर्मल सलाइन से, ठीक है। और टी ट्यूब की ओपनिंग होती है बॉडी के आउटसाइड, ठीक है, कुछ इस तरीके में दिख नहीं रही होंगी शायद आप लोगों को, जैसे कि मैं क्या बताऊं, यानी कि अपनी बॉडी के बीच में जो पार्ट होता है ना, अभी डायग्राम में समझाऊंगी मैं तुम्हें, उसमें समझना आप, ठीक है। तो बाइलरी ट्रैक्ट की जो टी ट्यूब की ओपनिंग होती है वो बॉडी के आउटसाइड छोड़ दी जाती है, ठीक है, जब सर्जरी होती है, कॉलेसिस्टेक्टोमी होती है, ठीक है। तो टी ट्यूब की ओपनिंग से आपको क्या कर देना है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट किया, क्या करना है, टी ट्यूब को क्लैंप कर देना है टू स्टेप बैक फ्लो ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। क्लैंप का मतलब कि टी ट्यूब को एक तरीके से आपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, पाइप है ये, अगर आप इस पाइप को यहाँ से बांधोगे नहीं, इसको क्लैंप नहीं करोगे, या इसके ऊपर कोई क्लिप नहीं लगाओगे, तो क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट मीडिया का वापस से बैक फ्लो होगा, जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया आपने इंजेक्ट किया है वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया वापस आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया देते ही अपन क्या करते हैं, इस पार्ट को बांध देते हैं एक तरीके से, यानी कि रबड़ वगैरह से इसको क्या कर देते हैं, क्लैंप कर देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में आपने क्लैंप कर दिया, अब देखो सॉल्यूशन 10 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया, 10 ml NS और 2 ml जेंटामाइसिन आप यूज करते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि अपन 20 से 30 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया अगर यूज कर सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 30 ml ही कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करोगे, वो अपन जो कर सकते हैं का मतलब है कि ये अपनी मैक्सिमम यूनिट है, अपन को इससे कम ही कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करना है। अपन को कोशिश यही करनी है कि पेशेंट की बॉडी में कॉन्ट्रास्ट मीडिया कम से कम जाए, कम से कम कॉन्ट्रास्ट मीडिया के अंदर अपनी स्टडी कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो लगभग अगर अपन बात करें तो 10 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया लेते हैं, 10 ml NS के अंदर उसको डाइल्यूट करते हैं और 2 ml आपका जेंटामाइसिन आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेते हो, ठीक है। इन तीनों चीजों को भरते हैं और टी ट्यूब के अंदर इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्ट करने के बाद में टी ट्यूब को क्लैंप कर दिया। अगर टी ट्यूब को क्लैंप नहीं करोगे तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया वापस से बाहर आ जाएगा, उसका बैक फ्लो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंडर द फ्लोरो गाइडेंस स्पोर्ट फिल्म्स ऑफ बाइलरी ट्रैक्ट आर टेकन, ठीक है, कि जैसे जैसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया आपका पहुंच गया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया पहुंचने के बाद में आपको जो बाइलरी ट्रैक है आपका, ठीक है, उसका फ्लोरो गाइडेंस के अंडर में स्पोर्ट फिल्म्स आपको ले लेने हैं, ठीक है। अब अपन बात करें कि मैडम कौन कौन सी फिल्में लेंगे, कैसे कैसे लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे स्पोर्ट फिल्म लेते हैं एपी ऑफ बाइलरी ट्रैक्ट। एपी यानी कि जैसे पेशेंट आपका सीधा लेटा हुआ है तो सीधे यानी कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है। एक तो इस पोजीशन में आपको यानी कि बाइलरी ट्रैक्ट का क्या ले लेना है, स्पोर्ट फिल्म ले लेना है, फिल्मिंग ले लेनी है उसको, ठीक है। इफ रिक्वायर्ड आरटी ऑब्लिक इज टेकन, ठीक है। अगर आपको लग रहा है रिक्वायर्ड है, ठीक है, कि बाइलरी ट्रैक आपका ठीक से नहीं विजुअलाइज हो रहा है, टी ट्यूब आपकी ठीक से विजुअलाइज नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, राइट साइड, ठीक है। राइट साइड का क्यों लेना है, क्योंकि अपना जो क्या बोलते हैं इसको, बाइलरी ट्रैक जो सिस्टम है, जो लीवर है, वो किस तरफ होता है, राइट साइड होता है, ठीक है। तो राइट साइड अपन पेशेंट की थोड़ी सी ऑब्लिक पोजीशन बना के और एक और रेडियोग्राफ ले लेते हैं अगर उसकी रिक्वायरमेंट है। वैसे तो दिखने को बाइलरी में ही दिख जाता है, बट फिर भी अगर आपको क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि हमें नहीं दिख रहा है या रिपोर्टिंग में कोई इश्यू आएगा, तो इसलिए आप अगर रिक्वायरमेंट आपको लग रही है तो आप राइट ऑब्लिक एक व्यू ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पोस्ट फिल्म ऑफ बाइलरी ट्रैक आफ्टर 30 मिनट ऑफ इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट मीडिया, ठीक है।
दो कंट्रास्ट मीडिया तो आपने ले लिए, एक तो प्लेन ले लिया, सॉरी एक तो आपने एपी पोजीशन में ले लिया, अगर एक आपको रिक्वायरमेंट लगी तो आपने थोड़ा सा राइट टिल्ट करके पेशेंट को ले लिया, यानी कि ऑब्लिक पोजीशन में ले लिया। उसके बाद में आपका जो पेशेंट है वो 30 मिनट तक आराम से सो रहा है मस्त, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि पोस्ट फिल्म ऑफ बाइलरी ट्रैक सिस्टम, ठीक है, बाइलरी ट्रैक की 30 मिनट के बाद में, यानी कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया देने के 30 मिनट बाद में एक पोस्ट फिल्म भी आपको ले लेनी है, ठीक है। और उसके बाद क्लैंप इज रिमूव्ड फ्रॉम ट्यूब, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं कि आपका काम तो पूरा हो गया, बट आपने जो टी ट्यूब थी, ठीक है, जो टी ट्यूब थी उसको क्लैंप नहीं किया, यानी कि आपने उसको ऐसे जैसे आपने उसको क्लैंप किया था, आपने उसको बांध दिया था ताकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया का फ्लो ना हो, आपने उसको वैसे की वैसे छोड़ दिया कि चलो चलो हो गया, बाहर ले जाओ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने उस क्लैंप को ओपन नहीं किया, ठीक है, ओपन ने टी ट्यूब किस लिए लगाई है, ड्रेनेज के लिए लगाई है, बाइल के ड्रेनेज के लिए। तो अगर आपने क्लैंप कर दिया तो जो बाइल है वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो ट्यूब को क्या कर दिया, उसकी ओपनिंग को बांध दिया है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जल्दबाजी में ये चीजें छोटी छोटी जो रह जाती हैं, ठीक है, बट आपको ऐसे नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि क्लैंप को रिमूव करना है, यानी कि उस क्लैंप को ओपन करना है, कि मान लो या तो आपने कोई क्लिप लगाई है या किसी रबड़ से आपने बांधा है, कुछ भी किसी भी तरीके से आपने उसको बंद कर दिया उसकी ट्यूब को, ठीक है, तो उसको ओपन करके आपको पेशेंट को रवानगी देनी है, ठीक है। चलिए अब अपन बात करें यहाँ पे इसके कॉम्प्लिकेशंस की, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस में जनरली कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसका, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल ही रहता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में आप लिखोगे नील, ठीक है। उसके बाद अगर अपन आफ्टर केयर की बात करें कि भाई पेशेंट को केयर कैसे देनी है, तो केयर का भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि सर्जरी हुई है केयर तो उसकी वैसे ही चल रही है, ठीक है, कि भाई अगर ये एक और अगर छोटा सा प्रोसीजर हो गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें भी नील ही लिखेंगे आप। बट आप इसमें एक मेंशन कर सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन या टैबलेट should be given to पेशेंट, ठीक है। कि आपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिया है तो हो सकता है कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, तो उससे बचने के लिए आप इसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन पेशेंट को दे देते हैं, ठीक है। राहुल चौधरी मैम मुझे कमेंट क्यों नहीं दिखते बाकी क्लासमेट के, ये तो देखो मैं भी नहीं बता सकती, मुझे तो सबके दिखते हैं, ठीक है। तो ये जो आज का टॉपिक था वो क्या था अपना, टी ट्यूब कोलिनजियोग्राफी, ठीक है। एक बार अपन वापस से इसका रिवीजन करेंगे। मैं पहले आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, देखो देखो ये दिख रहा है ये पेशेंट आप लोगों को, इसमें देखो ये पेशेंट लेटा हुआ है तो इसके इस जगह पे ये टी ट्यूब है, ठीक है, ये जो निकाली हुई है ये दिख रहा है ना ये वाला पोर्शन, और ये देखो इसका ये ड्रेनेज हो रहा है, ठीक है। तो जब कॉलेसिस्टेक्टोमी होती है तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि टी ट्यूब मतलब टी ट्यूब लगा के छोड़ देते हैं ताकि जो बाइल का ड्रेनेज है वो आउटसाइड होता रहे पेशेंट के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। टी
ये देखो इसके अंदर, ठीक है, ये अपना कॉमन बाइल डक्ट है, हिपैटिक डक्ट, ठीक है, और यहां से आता है आपका सिस्टिक डक्ट, और ये है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। तो कॉमन बाइल डक्ट के अंदर टी ट्यूब को डाल दिया जाता है, ठीक है, किसके लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, ताकि जो बाइल जो बन रहा है वो बाहर आउटसाइड ड्रेन होता रहे, ठीक है। चलो चलो ठीक है, ये जो है ना कॉमन बाइल डक्ट, इसके अंदर यहाँ पे डाल दी जाती है टी ट्यूब, ठीक है, और ये आपका ड्रेनेज आउटसाइड, ठीक है। इसको पढ़ लेना अच्छे से, इस डायग्राम को समझ लेना। अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी के बारे में या फिर पोस्ट ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी, ठीक है। टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी या फिर पोस्ट ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी आप इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक सर्जरी होती है कोलेसिस्टेक्टोमी, यानी कि जिसके अंदर अगर गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है। क्यों, गॉल ब्लैडर के अंदर क्या हो जाती है, गॉल स्टोन यानी कि कोलिलिथियासिस, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि जब गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है तो उस टाइम पे जो कॉमन बाइल डक्ट है उसके अंदर एक टी ट्यूब छोड़ दी जाती है, किसके लिए, ड्रेनेज के लिए, कि आपके जो बाइल्स हैं, आपका जो डक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ऑब्स्ट्रक्टिव ना हो, इसीलिए उसमें एक टी ट्यूब छोड़ दी जाती है और उसकी ओपनिंग जो है वो आउटसाइड रहती है, ताकि उसका जो ड्रेनेज है वो आउटसाइड, बॉडी के आउटसाइड होता रहे, किसका, बाइल का, ठीक है। होता क्या है, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस किया जाता है बाइल डक्ट के अंदर थ्रू द टी ट्यूब, ठीक है। एक स्पेशल टाइप की रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन है, करते किस किस लिए है, ठीक है, ब्लॉकेज को, सीबीडी और अगर हेपेटिक डक्ट में आपको ब्लॉकेज देखना है तो इसलिए आप करोगे, ठीक है। आफ्टर द सर्जरी अगर स्टोन फ्रेगमेंट या स्टोन रह गया है डक्ट में, उसके लिए करते हैं। बाइल डक्ट कैंसर है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, और कोई अगर बाइलरी लीकेज हो रहा है तो उसे देखने के लिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में एएसटी पॉजिटिव है, एलर्जी है कॉन्ट्रास्ट मीडिया में, एक्यूट इन्फ्लामेशन है पेशेंट को, प्रेगनेंसी है, और आरएफटी जो है वो क्या आ रहा है, एबनॉर्मल आ रहा है, ठीक है। अगर कॉन्ट्रास्ट मीडिया की बात करें तो लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया आप यूज करते हैं, यूरोग्राफी 60% वेट पर वॉल्यूम यूज किया जाता है, जिसको डाइल्यूट करते हैं किसके साथ में, एनएस के साथ में, और 20 से 30 ml डोज आप यूज कर सकते हैं। इक्विपमेंट में क्या क्या यूज करोगे, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट, सॉफ्ट स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, ग्लव्स, सिरिंज, ठीक है, गॉज पीस, आर्टरी फोर्सेप, एक्सटेंशन ट्यूब, ब्लड एप्रिन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, जनरली जेंटामाइसिन और अमाइकासिन, ठीक है। उसके बाद में पेशेंट प्रिपरेशन में आपको क्या करना है, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स दे देनी है पेशेंट को, फास्टिंग चाहिए सॉलिड से, ठीक है। जनरली फैटी चीजों का ध्यान रखा जाता है इसमें, और पेशेंट की जो भी हिस्ट्री है आप उसे क्या कर लोगे, चेक कर लोगे, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म होगा कब, 7 से 10 दिन के बाद में, पोस्ट ऑपरेटिव, यानी कि ऑपरेशन के 7 से 10 दिन बाद आप इसे परफॉर्म करोगे, ठीक है। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा देना है। पेशेंट की पोजीशन देखने के लिए, बाइलरी सिस्टम को देखने के लिए एक प्लेन फिल्म आपको ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, यूजिंग प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक, ठीक है, डाइल्यूट कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है उसको इंजेक्ट कर देना है किसके अंदर, टी ट्यूब के अंदर, ठीक है, जिससे वो क्या होगा, बाइलरी सिस्टम के अंदर चला जाएगा, और उसके बाद में आप इसको क्या कर दोगे, क्लैंप कर दोगे, ठीक है, टी ट्यूब को क्या कर दोगे, बांध दोगे, ताकि जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उसका बैक फ्लो ना हो। उसके बाद सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें कि भाई कितना सॉल्यूशन आप यूज करते हो, तो 10 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया अगर ले रहे हैं तो 10 ml एनएस के साथ उसको क्या करेंगे, 10 ml कॉन्ट्रास्ट के साथ में क्या करेंगे, उसे अपन डाइल्यूट करेंगे और 2 ml जेंटामाइसिन इंजेक्शन देंगे, यानी कि एंटीबायोटिक। और उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट मीडिया पहुंचने के बाद में स्पोर्ट फिल्म ले लोगे आप बाइलरी सिस्टम की, तो कौन कौन सी लोगे, एक तो एपी पोजीशन में लोगे, अगर रिक्वायरमेंट है कि बाइलरी सिस्टम एपी पोजीशन में दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर आप क्या करोगे, राइट ऑब्लिक ले लोगे, पेशेंट को राइट साइड थोड़ा सा टिल्ट करके, ठीक है। उसके बाद एक पोस्ट फिल्म लेते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया के 30 मिनट बाद में, ठीक है। और उसके बाद जो आपने टी ट्यूब को क्लैंप किया था, जो उसे बैंड किया था, उसको आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। उसके बाद अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जनरली कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को अपन को नहीं मिलता है इसके अंदर, ठीक है। और आफ्टर केयर में भी ऐसी कोई केयर की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर जैसे कि अपन अगर कॉन्ट्रास्ट मीडिया लगाए तो उस कंडीशन में अपन पेशेंट को एंटीबायोटिक्स अपन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ अपना
टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी, ठीक है। आर्टरी फोर्सेप्स मतलब ऐसा कुछ, आर्टरी फोर्सेप्स का इतना कुछ ज्यादा यूज नहीं है, बट जो टी ट्यूब होती है उसको कई बार जैसे पकड़ने के लिए या फिर जैसे क्लैंप करने के लिए कोई चीज नहीं मिल रही है तो उससे जैसे कि अपन ने एक तरीके से उसको पकड़ के रख दिया, ठीक है, तो उन सब चीजों में अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर कोई स्पेसिफिक अगर अपन यूज की बात करें तो ऐसा कोई स्पेसिफिक यूज इसका नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारा जो सिस्टम है कोई कैथेटर वगैरह तो इंसर्ट करना नहीं है, ना ही कोई गाइड वाइड डालना है, ना कोई इंसिजन बनाना है, सारा काम वहां पे तो रेडी है, बस आपका तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इंजेक्शन भरना है और पेशेंट की टी ट्यूब की ओपनिंग में लगाना है और टी ट्यूब को क्या कर देना है, क्लैंप कर देना है, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास किसकी, टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी के बारे में आज आपने पढ़ा, ठीक है। अब अपन कंटिन्यू जो बाइलरी सिस्टम है उसी के जितने भी इन्वेस्टिगेशन है उनके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी अपनी क्लास, आज की क्लास जो है वो यहीं पे खत्म होगी और अभी एक दूसरी क्लास भी है तो आप ऑनलाइन ही रहना, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय।